अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हम लर्निंग और मेमोरी की बात कर रहे थे, तो आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो इन दोनों के उलट है, और वो है फॉरगेटिंग, भूल जाना, फरामोशी, किसी भी चीज़ को याद ना रख पाना। तो फॉरगेटिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द इनएबिलिटी टू रिकॉल। हम मेमोरी हमारी एबिलिटी है ना, एबिलिटी टू रिकॉल, इसमें इनएबिलिटी टू रिकॉल यानी ये उसका ऑपोजिट है। रिकॉर्ड द लर्न मटेरियल, कि वो मटेरियल जो आपने पहले याद किया हुआ है, लेकिन इस वक्त आप जब आपको ज़रूरत है तो आप इस वक्त उसको याद नहीं कर पाते, तो ये आपकी फॉरगेटिंग कहलाएगी। जिस तरह हमने पढ़ा कि मेमोरी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, कि अगर एक स्टूडेंट इम्तिहान देने जाए और वहाँ पे उसको कुछ याद ना आए तो वो क्या करेगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा। अगर एक लेक्चर उस्ताद दे रहा है और वो उसमें लेक्चर देते देते अपना सबक भूल जाए तो वो क्या करेगा। अगर एक औरत खाना पका रही है और खाना पकाते पकाते उसको याद ही ना रहे कि उसने क्या करना है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिस तरह से हाँ, जो हमारी मेमोरी है हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, इसी तरह से जो फॉरगेटिंग है ये भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। कि जब हम बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, इतने वाक़यात और इतने इवेंट्स और इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि हम हर चीज़ को हम अपने जहन में याद नहीं रख सकते। तो ब्लेसिंग इस तरह से है कि बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे जहन से निकल जाती हैं। विलियम जेम्स जो है वो अपनी किताब में लिखता है कि अगर हम हर चीज़ याद करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम जो है वो बीमार हो जाएंगे। कि इसीलिए हम हर चीज़ को जो है ना अपने जहन में नहीं रख सकते। तो मेमोरी समटाइम हमारे लिए ना परेशानी का बायस भी बन जाती है। तो इस वजह से ये फरामोशी या जो फॉरगेटिंग है ये अल्लाह ताला की हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कि जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है या जो पुरानी हो गई है, जो तकलीफ हो गई हैं, उनको हम भूल जाते हैं। तो जो है वो कुछ इंसान वाकयात इंसान की ज़िंदगी में इतने बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनको इंसान खुद ब खुद जो है ना वो भूलना चाहता है, और अब समटाइम हम कॉन्शियसली एफर्ट करके जो है वो उनको हम भूल रहे होते हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनइम्पोर्टेंट होती हैं, जो कुछ अर्सा पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट जो है उसने क्लास, आप लोगों ने मैट्रिक के पेपर दे लिए हैं, तो अब आपको उनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन अगर आप अभी तक उसी तरह अपने जहन में ठूंस के रखेंगे तो फिर आप ये इंटर का जो सिलेबस है वो पढ़ नहीं सकेंगे। तो वो चीज़ें अब आपके लिए अनइम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर इसी तरह कुछ चीज़ें उस वक्त जो है आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आपकी उस वक्त की ज़रूरत होती हैं, तो उस वक्त आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, और जो चीज़ें आपने पहले जो है वो आपकी गुजर गई हैं और जो इस वक्त आपको आपको नहीं चाहिए, वो आपको उनको भूल जाते हैं और सिर्फ उनको याद रखते हैं जिस वक्त इसकी आपको ज़रूरत होती है। तो इसलिए अब हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानबूझ के भूलते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन की वायरिंग ही ऐसी की है, हमें ऐसा बनाया है, हमारे लिए एक नेमत बनाई है फॉरगेटिंग, के जिसको हम, उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं कि बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। कुछ खुद से भूलते हैं, कुछ वैसे भूल जाती हैं। तो हम इसमें अब इसकी डिफरेंट रीजन जो है ना वो पढ़ते हैं। सबसे पहली जो रीज़न हमारी फॉरगेटिंग की है वो है इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस से मुराद है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ रही है, कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है, कोई भी हर्डल आ रही है, तो उसको हम इंटरफियरेंस कहते हैं। इसके मुताबिक अगर एक जो मेमोरी है वो एक जो एक पॉजिटिव एसोसिएशन का एक प्रोसेस है। हम चीज़ों को आपस में पेयरिंग करते हैं, चीज़ों की आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम चीज़ों को जो है वो, और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ एक मैकेनिकल रिलेशनशिप जो पॉजिटिव एसोसिएशंस के दरमियान बन जाता है, उससे हम जो है वो अपनी मेमोरी या अपने हाफजे को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ की लर्निंग दूसरी चीज़ की लर्निंग को इफ़ेक्ट कर रही होती है, उसके ऊपर बुरा असर डाल रही होती है। एक चीज़ अगर हम याद करते हैं तो हम दूसरी चीज़ को भूल जाते हैं। एक चीज़ की लर्निंग दूसरी चीज़ की लर्निंग को इफ़ेक्ट कर रही होती है। एक चीज़ को रिकॉल करना दूसरी चीज़ की वजह से पॉसिबल नहीं रहता, या उसके अंदर रुकावट आ जाती है, तो उस रुकावट को हम इंटरफियरेंस कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इंटरफियरेंस एक ऐसा प्रोसेस है
कि जिसमें कुछ मेमोरीज जो हैं दूसरी मेमोरीज के साथ इनकी रिटेंशन में जो है वो इंटरफियर कर रही है, कि कुछ मेमोरीज आपकी अपनी ही मेमोरीज हैं, सम मेमोरीज इंटरफियर in the retention of some other memories. तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये इंटरफियरेंस का प्रोसेस हो रहा है। तो ये इंटरफियरेंस जो है इसका आपके आगे सेकेंड ईयर में इसका सिलेबस भी में आपके सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, इसको हम इंटरफियरेंस को हम इनहिबिशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो दो टाइप्स हैं वो हैं रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन और प्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो इसको हम सबसे पहले रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब भी इंटरफियरेंस ही है, किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को जारी ना रहने देना। तो रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसमें हम ये डेफिनेशन करेंगे कि व्हेन लेटर लर्निंग, यानी वो चीज़ जो हमने बाद में सीखी है, वो वाला मटेरियल जो हमने बाद में याद किया है, या वो वाला काम जो हमने बाद में सीखा है वो इफेक्ट कर रहा है। व्हेन लेटर लर्निंग इफेक्ट्स द प्रीवियसली लर्न मटेरियल, कि एक काम आपने पहले सीख लिया हुआ है लेकिन उसके अंदर जो है वो बाद में होने वाला काम जो है कोई किसी भी किस्म की रुकावट पैदा कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे when later learning affects the previously learned material in a way that it is forgotten, तो आप उसको कहेंगे कि ये इंटरफियरेंस हो गई है। या तो आप फॉरगेट कर गए या फिर एक डिक्लाइन जो है उसके अंदर नजर आ रहा है कि आपका वो चीज़ें वो मध्यम हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो है आपका प्रैक्टिकल भी है और इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। इसका एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से इसमें किए जाते हैं कि एक आपको मैंने जो मेथड ऑफ रिसर्च पढ़ाए थे उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में पढ़ा था कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई, अगर हमने किसी का कंपैरिजन करना हो किसी चीज़ का, तो उसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अप्लाई करते हैं और दूसरे पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई नहीं करते और हम फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको हम एक लिस्ट याद करने के लिए देते हैं। ये हमारा एक कोई भी आइटम है उसको हमने कहा है कि इसको आपने याद करना है। अभी हमने मेमोरी का चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने ये चीज़ देखी। फिर उसके बाद को जो है लिस्ट ए जब उसको पूरी तरह याद हो जाती है तो उसको लिस्ट बी दी जाती है, और आमतौर पे इसमें जो है वो नॉनसेंस सिलेबल्स की लिस्ट यूज़ की जाती है, क्योंकि उनके साथ आपको पहले भी बताया था कि कोई एसोसिएशंस वगैरह नहीं होती, तो उनकी फॉरगेटिंग मुश्किल होती है। तो एक्सपेरिमेंट्स में इस तरह की लिस्ट इसलिए मौजूद दी जाती है। अच्छा, अब उसको पहले याद किया कि लिस्ट ए आपने लर्न करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद लिस्ट बी लर्न करनी है, और उसके बाद जो है रिकॉल ऑफ लिस्ट है। उसको दोबारा से लिस्ट ए नहीं दी गई, लेकिन उसको कहा गया कि आपने लिस्ट ए को रिकॉल करना है और यहाँ पे जो है ना आपने उसको उसके रिजल्ट्स देखने। उसके बाद जो कंट्रोल ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप को आपने जो है वो लिस्ट बी नहीं देनी। जो लिस्ट बी है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमने ये इफेक्ट देखना है कि बाद में जो मटेरियल है वो पहले मटेरियल की रिकॉल को इफेक्ट करता है कि नहीं। इसको यहाँ पे लिस्ट ए लर्न करने के लिए दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट बी नहीं दी गई, बल्कि यहाँ पे उनको कहा गया है कि रेस्ट, आपने रेस्ट करना है, और उसके बाद दोबारा उनको रिकॉल ऑफ लिस्ट ए उनसे करवाई गई है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसकी जो रिकॉल ऑफ लिस्ट ए है उसमें एरर जो है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने लिस्ट ए के बाद लिस्ट बी याद की थी जो कि नॉनसेंस सिलेबल्स की थी और उससे मिलती जुलती थी। तो उसने लिस्ट बी की मेमोरी ने या लर्निंग ने लिस्ट ए की रिकॉल को मुश्किल बना दिया। तो इसको हम कहेंगे रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, कि ये जो हमारी लेटर लर्निंग थी इसने हमारी प्रीवियस लर्निंग को जो है वो इफेक्ट किया है, उसके अंदर उसकी रिकॉल में इंटरफेरेंस किया है। तो इसको हम कहेंगे ये रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन है। तो यहाँ रिकॉल ऑफ लिस्ट ए में लेस एरर्स हैं, तो इस वजह से हम इससे ये नतीजा निकालते हैं कि चूंकि इन्होंने लिस्ट भी याद नहीं की थी तो इस वजह से इनमें यहाँ पे रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन ने काम नहीं किया।
तो इस तरह से हम कंपैरिजन में रिजल्ट निकाल के रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन के फिनोमेनन को चेक करते हैं। तो दूसरी इसकी टाइप है वो है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, ये उसका उलट है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन का। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि व्हेन प्रीवियसली लर्नड, उसमें हम ये उसके उलट है, व्हेन प्रीवियसली लर्न मटेरियल affects the learning of current material, कि आपने एक मटेरियल पहले याद कर लिया हुआ है लेकिन उसके बाद आप उससे मिलता जुलता कोई और मटेरियल इस वक्त याद कर रहे हैं और वो आप याद नहीं कर पा रहे क्योंकि जो पहले आपने मटेरियल याद किया हुआ है वो उसमें इंटरफियरेंस कर रहा है या इनहिबिशन कर रहा है, एंड इज नॉट लेटिंग द ट्रेसेस जो ट्रेसेस हैं उनको डीपली होने दे रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोएक्टिव इनहिबिशन हो रही है कि पहले सीखा हुआ जो मटेरियल है वो अगले मटेरियल की लर्निंग में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे फिर हम उसी तरह दो ग्रुप बनाएंगे और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम लिस्ट ए देंगे याद करने के लिए, और उसके बाद उसको लिस्ट बी याद करने के लिए देंगे, और उसके बाद जो है उसको कहेंगे कि लिस्ट बी को, इस दफ़ा लिस्ट ए को नहीं बल्कि लिस्ट बी को जो है ना वो रिकॉल करें। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हमने कंट्रोल ग्रुप में हमने जो है वो लिस्ट ए नहीं दी, उसमें हमने उस वक्त उनको रेस्ट दिया है, वो फारिग बैठे रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप याद करता रहा है। अब यहाँ पे उनको लिस्ट बी याद करने के लिए दिया और उसके बाद उनको कहा गया है कि रिकॉल ऑफ लिस्ट बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए और रिजल्ट देखे गए तो यहाँ पे इनकी जो एरर्स थी वो ज़्यादा थी जबकि इनकी जो एरर्स थी वो कम थी। तो इससे ही फिर ये एक्सपेरिमेंटर्स ने ये नतीजा निकाला कि जो प्रीवियसली लर्न मटेरियल था, ये लिस्ट ए जो था ये हमने प्रीवियसली लर्न किया हुआ था, तो इसने जो करंट लर्निंग है उसको इफ़ेक्ट किया लिस्ट बी की लर्निंग को, और इस वजह से लिस्ट बी की जो रिकॉल थी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की उसमें एरर्स आई। तो जब पहला मटेरियल जो आपने पहले याद किया हुआ है बाद में आने वाले मटेरियल को इफेक्ट कर रहा है, उसके ट्रेसेस ही नहीं बनने दे रहा, उसको आपकी मेमोरी में जाने ही नहीं दे रहा, तो इससे क्या है कि इसको हम प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उलट है। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है कि फॉरगेटिंग जो है वो क्यों अकर करती है, वो रीज़न है मीनिंगलेस मटेरियल। ये भी चीज़ हम बार बार मेमोरी के टॉपिक में और मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में भी हमने पढ़ा कि सॉरी मीनिंगलेस लिखना था हमने यहाँ पे, मीनिंगफुल मटेरियल तो याद रह जाता है ना क्योंकि उसके साथ डिफरेंट किस्म की एसोसिएशन हमारी वाबस्ता होती हैं। तो जो मीनिंगलेस मटेरियल है ना उसको याद करना मुश्किल है, इसीलिए मेमोरी के एक्सपेरिमेंट्स में मीनिंगलेस मटेरियल यूज़ किया जाता है। अच्छा, मीनिंगलेस मटेरियल जो है एक तो इसको याद करने में देर लगती है और एक तो इसको जो है ना वो लर्निंग में टाइम ज़्यादा लगता है, और इसके साथ साथ इसको फॉरगेटिंग इसकी जो है ना वो तेज़ होती है क्योंकि इसके साथ हमारी कोई एसोसिएशन जो है वो नहीं जुड़ी हुई होती। हमने देखा ना हम एसोसिएशन बनाते हैं और उसके साथ जो है हम चीज़ों को याद करते हैं। तो मटेरियल जितना ज़्यादा बामैनी होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो हम चीज़ों को याद कर लेंगे, और यही चीज़ें एबिंगॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो शो की कि मीनिंगलेस मटेरियल जो है उसकी फॉरगेटिंग जो है वो तेज़ होती है। अच्छा, नंबर 3 जो है इनकम्प्लीट प्रैक्टिस। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो जिसमें मैंने आपको मेंटेनेंस रिहर्सल की बात की थी और इलेबोरेटिव रिहर्सल की बात की थी, वो यही चीज़ थी कि जब हमने मटेरियल को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा देर तक रखना होता है तो उसके लिए हमें इलेबोरेटिव रिहर्सल की ज़रूरत होती है, यानी प्रैक्टिस और रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चीज़ को, किसी भी स्किल को या किसी भी मटेरियल को आप अच्छे से याद नहीं करेंगे तो आप उस वक्त तक वो आपके जहन में उसके ट्रेसेस बहुत अच्छे से नहीं बनेंगे, तो वो आप उसको जल्दी भूल जाएंगे। तो रेपिटेशन जो है वो मस्ट है। आप अपना सबक भी याद करते हैं
हो सकता है आप मेरा ये लेक्चर भी देख रहे हैं तो आप इसको एक से ज़्यादा 2-3 बार देख लें, क्योंकि जब आप एक चीज़ की रेपिटेशन होती है तो उसके ट्रेसेस आपके जहन में, आपकी मेमोरी के ट्रेसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं और उसको याद करना आसान होता है, याद रखना आसान होता है। अगर आपने बहुत से स्टूडेंट ये कहते हो हमने तो सबक याद किया था लेकिन बस टेस्ट देने बैठे हैं तो भूल गया, तो उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम वो उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती, उस वक्त फौरी तौर पे किताब बंद करते हैं तो उनको लगता है हमें सबक याद हो गया है, लेकिन इनकम्प्लीट प्रैक्टिस के बाद चीज़ें जो हैं वो जल्दी भूल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक्सेसिव मटेरियल। कि ये अभी हमने शुरू में बात की थी कि हमारी जो फॉरगेटिंग है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर हम मटेरियल अपने जहन में इतना ज़्यादा ठूंसते जाएंगे, इसकी मिसाल आप उसी तरह लें कि अगर आप अपने स्टोर रूम में अपनी अलमारी में कोई चीज़ में कपड़े ठूंसते जाएंगे ना अलमारी में, तो जब आप एक वक्त आएगा आप उसको खोलेंगे तो वो अलमारी में से पूरे का पूरा सामान बाहर ही गिरेगा। ये हम अक्सर ड्रामों में ये वाला सीन देखते हैं कि बच्चों ने कपड़े जो है वो अंदर ठूंस के रख दिए और माँ ने आके जब दरवाज़ा खोला है अलमारी का तो वो सारा जो है ना उसके कदमों में हर चीज़ गिर जाती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह जब आप अपने जहन में एक्सेसिव मटेरियल को ठूसने की कोशिश करते हैं तो वो एक कबाड़ खाना बन जाता है, और वहाँ पे आपकी जो है ना फिर आपने सिर्फ वहाँ पे वो चीज़ें रखनी होती हैं, सिर्फ जो अननेसेसरी मटेरियल है उसको आपने वहाँ से निकाल देना होता है, ताकि आपका जो जहन है वो एक अच्छे तरीके से काम कर सके और आपका जो ज़रूरी काम है और ज़रूरी मटेरियल है उसको वो याद रख सके। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। ये एक दूसरे से मिलते जुलते ही एक्सेसिव और अनऑर्गेनाइज्ड, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसकी मिसाल भी मैं आपको आपकी अलमारी से ही दूंगी, क्योंकि ये वो मिसाल है जो हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप कपड़ों को, अपनी किताबों को अनऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो उससे ये है कि एक तो आपकी अलमारी में जगह कम हो जाएगी, दूसरा जब आपने कोई चीज़ वक्त के वक्त आपने ढूंढनी है ना तो आपको वो मिलेगी नहीं, तो ये आपके दो नुकसान होंगे। और इसी तरह जहन के स्टोर रूम में भी जब आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बेतरतीबी के साथ रख देते हैं, उनका आपस में आप एसोसिएशंस नहीं फॉर्म करते, तो आपने जब एसोसिएशंस नहीं फॉर्म की होती, कनेक्शंस नहीं बनाए होते, तो उस मटेरियल को याद करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें जो हैं उनकी बेतरतीबी आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने में मदद नहीं देती। तो पेपर के करीब भी जब है आपको यही कहा जाता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप मटेरियल्स को याद करें, हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो है वो आप अरेंज करके चीज़ों को याद करें, ताकि जो आपका मटेरियल है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, एसोसिएटेड फॉर्म में हो और आपको एग्जाम में तंगी ना हो। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है हमारा जो एक रीज़न जो कि हमारी उसकी वजह से है, जिसकी वजह से हमारी फॉरगेटिंग है, वो है लैप्स ऑफ टाइम। कि जो जो वक्त गुजरता जाता है हम बहुत सी चीज़ें भूलते जाते हैं। अब पिछले साल की आपकी बातें, आपकी मैट्रिक की बातें, आपकी 8th या 9th क्लास की बातें जो हैं आपको उतने अच्छे तरीके से याद नहीं होंगी जितना आपने अपना टाइम फ्रेंड्स के साथ गुजारा है इंटर में। तो जो जो वक्त गुजरता जाता है, वो कहते हैं ना, वक्त की गर्द और वक्त की धूल और वक्त की मिट्टी जो है वो चीज़ों पे पड़ती है तो चीज़ें मध्यम होती जाती हैं। और ये एक बड़ी अच्छी बात भी है कि जब जो है ना वक्त, वो आपको हील भी करता है, आपकी बहुत सी चीज़ों को, आपके बहुत सी ऐसे पेनफुल इवेंट्स, बहुत से आपके पेनफुल इवेंट्स जो हैं उनको, आपके ज़ख्मों को हील कर देता है। और इसके साथ साथ आपकी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें भी समटाइम ऐसा होता है कि हमें भूल जाती हैं और फिर हमें उनको याद करना पड़ता है, लेकिन वक़्त का गुजरना जो है वो भी फॉरगेटिंग में एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। एबिन खास ने जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो उसने देखा कि जो उसने फॉरगेटिंग पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसने देखा कि एक जो सब्जेक्ट है उसने एक दिन मटेरियल को याद करने में 20 मिनट लिए, उसके बाद अगले दिन के बाद जो है उसकी जो और उसके उसमें से उसको कुछ तकरीबन 40 या 47% उसको भूल गया, उसके अगले दिन उसकी भूलने की परसेंटेज ज़्यादा होगी और जो है वो कुछ दिन के बाद और ज़्यादा हो गई। तो उसने ये देखा कि जो फॉरगेटिंग है शुरू में एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाती है। जब
कोई भी वाकया होता है तो शुरू में एकदम से उसकी जुजियात या उसकी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी भूलती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो उसके ट्रेसेस हैं, जो वो रेजिड्यूज हैं, वो थोड़े से रह जाते हैं और उसको गुजरने में और उसको भूलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये उसने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया कि शुरू में जो है वो चीज़ें बहुत तेज़ी से भूलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और जो रीज़न थी वो है हेड इंजरी, कि अगर सर पे चोट लगे, दिमाग का हमारा जो हिस्सा हमारी मेमोरीज फॉर्म करता है उसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो अगर किसी इंसान के हिप्पोकैम्पस पे चोट लग जाए तो उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, उसको बहुत सी चीज़ें भूल सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि फिर आपका ब्रेन जो है वो नई मेमोरीज भी नहीं बना पाता, उसके अंदर ये इनएबिलिटी आ जाती है अगर हिप्पोकैम्पस पे चोट लगे। तो इससे जो है वो हेड इंजरी जो है वो भी एक रीज़न है हमारी फॉरगेटिंग की। नंबर 8 पे आ जाता है सिमिलैरिटी। अच्छा, सिमिलैरिटी में भी थोड़ा सा ना, जो हमने इनहिबिशन की बात की, वो भी इसमें थोड़ी सी इसके अंदर भी वो फॉल करती है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें और ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, या एक ऐसे वाकयात होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो उन चीज़ों को हम एक दूसरे के अंदर मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। या ऐसा मटेरियल है जो हम एक चीज़ दूसरे के अंदर और दूसरे की चीज़ पहले के अंदर डाल देते हैं। या अगर हम एक साथ कोई कुकिंग की रेसिपी है और वो एक जैसी मिलती जुलती है तो हम चीज़ों को आपस में गड़बड़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो एक मुझे वो मज़े की बात भी याद आ गई कि समटाइम चीनी और नमक, ये फॉरगेटिंग तो नहीं है, लेकिन समटाइम चीनी और नमक भी लोग मिक्स कर जाते हैं, कि पिसी हुई चीनी पड़ी हो, कुकिंग से मुझे याद आया, तो वो केक के अंदर चीनी की बजाय नमक भी डाल लेते हैं। तो सिमिलैरिटी जो है फॉरगेटिंग की एक रीज़न बन सकती है। फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिकल रीज़न जो है, इसमें हमने फिजिकल रीज़न भी पढ़ी और साइकोलॉजिकल रीज़न भी पढ़ी। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रीज़न जो है उसको हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे वो हमारे वो इवेंट्स जो बिटर हैं, जो अनप्लेजेंट हैं, जो कि बहुत हार्श हैं, जो बहुत पेनफुल हैं, वो चीज़ें जो हमें तकलीफ देती हैं, वो चीज़ें जो हमें ट्रॉमेटाइज करती हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो हमें एम्बेरस करती हैं, उन चीज़ों को हम खुद से कोशिश करके भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो इवेंट्स जो है हमारे, वो मेमोरीज जो है, हम हमारी कोशिश होती है कि हम उनके बारे में बात ना करें, हम किसी के साथ उनको उनको शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम उनको अनकॉन्शियस में बरी करना चाहते हैं, उनको अनकॉन्शियस के अंदर धकेल देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिला वजह ही भूल जाती है, कि आपने कोई चीज़ कहीं रखी और आप भूल गए। तो इस वजह से ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में नहीं भी आती, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कैजुअली भूल जाती हैं। मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स का नाम लेते हुए मुझे कई दफ़ा, क्योंकि माशाल्लाह इतने स्टूडेंट होते हैं क्लास में, तो मुझे किसी स्टूडेंट का नाम नहीं याद रहता, तो हालांकि मुझे उसकी शक्ल याद होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे उससे कोई मसला है या वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है, या मैं इवन के अपने बच्चों का ही नाम लेने लगती हूँ, तो एक का नाम लेने की बजाय जब दूसरे से बात कर रही हूँ तो पहले का नाम लेती हूँ और बात दूसरे से करती हूँ। तो बच्चे मेरी कई दफ़ा इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं, और सम टाइम कुछ रिश्तेदार इस चीज़ पे नाराज़ भी हो जाते हैं कि भाई आपको हमारा नाम याद नहीं रहता। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं, सम टाइम आपके जहन के ऊपर कुछ स्ट्रेस होता है, सम टाइम आपके जहन के ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि आपने लेक्चर भी तैयार करना है, आपने क्लिनिक में भी जाना है, आपने जो है घर भी देखना है। तो इतने जब आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, तो इन प्रेशर्स की वजह से भी कुछ चीज़ें जो हैं आप फॉरगेट कर जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पेनफुल हो या कुछ इस तरह से हो, एक जनरल फॉरगेटिंग है जो कि आप भूल जाते हैं। तो इसमें जो है आपस में नाराज़ होने की, समटाइम आपके फ्रेंड्स भी हैं जो इस तरह आपकी, कई दफ़ा ऐसा होता है जी, आपकी बर्थडे भूल गए हैं, आपको विश करना भूल गए हैं। तो इस चीज़ों पर नाराज़ होने की बजाय उनको एक पोलाइट रिमाइंडर दे दिया करें कि भाई जी मेरी बर्थडे है तो तुमने भूलना नहीं है। तो क्योंकि इससे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जो है उनसे आप बच सकते हैं और काफ़ी सारी नाराज़गियों से भी बच सकते हैं। तो ये था हमारा फॉरगेटिंग का टॉपिक। तो अब आप इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको समझें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।